Hello everyone and welcome to Gurukul International. Today in this video, I am going to cover a few very important tips that you can use to understand your IELTS listening module a little better. So हम साथ में ये tips को discuss करेंगे and ये क्यों important है, I will let you know those as well. So stay connected and please don't forget to watch the video till the end. Like, share and subscribe to the channel as well. So let's get started with today's video. Okay, so there are few important things जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप एक बिगनर हैं या आप IELTS का एग्जाम देने लगे हैं. आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो सिर्फ और सिर्फ IELTS के लिसनिंग मॉड्यूल्स की कुछ टिप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है व्हेन यू आर सिटिंग एंड गिविंग द एग्जाम फॉर IELTS लिसनिंग. सबसे पहली चीज जो IELTS लिसनिंग में आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि IELTS लिसनिंग होती कितनी लेंथी है. तो IELTS की जो लिसनिंग है हमने ये पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है. जस्ट अ शॉर्ट रिमाइंडर फॉर एवरीवन कि IELTS लिसनिंग में ऑल टोटल 4 डिफरेंट पार्ट्स आएंगे. ये 4 पार्ट्स जो हैं 4 डिफरेंट सेक्शंस में होते हैं. हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं और ये 10 क्वेश्चंस जो हैं इनके रिलेटेड आपको ऑडियो चलेगी हर सेक्शन में और आपको वो ऑडियो को सुनकर क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है. थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि IELTS का जो लिसनिंग का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होता है दैट इज व्हाट, दैट इज अ सोशल सेक्शन. सोशल से क्या समझते हो? सोशल का मतलब है कि जो इन 2 सेक्शंस में ऑडियो आएगी जिसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं वो ऑडियो कैसी होगी? वो ऑडियो वेरी जनरल डे टू डे लाइफ के रिलेटेड होगी. उसमें जो टॉक है, जो कॉन्वर्सेशन है वो ऐसी होगी जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप सुनते या बोलते हैं. लेकिन सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 जो नेक्स्ट 2 सेक्शंस हैं उसमें जो ऑडियो है वो होगी एकेडमिक ऑडियो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक ऑडियो? एकेडमिक मीन्स कुछ ना कुछ स्टडी रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिसके ऊपर पूरी इलैबोरेशन होगी एंड वो ऑडियो को आपको सुन के क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो 2 सेक्शंस, फर्स्ट 2 सोशल होंगे एंड लास्ट 2 सेक्शंस जो हैं वो एकेडमिक सेक्शंस होंगे. तो आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर. उसके बाद जो पूरी की पूरी ऑडियो है दैट इज ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट की पूरी ऑडियो होती है एंड एट द एंड जब ऑडियो फिनिश हो गई, सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, उसके बाद आपको क्या होगा, आपको 10 मिनट्स का ट्रांसफर टाइम मिलेगा. ट्रांसफर टाइम इज व्हाट कि जो आपने क्वेश्चन बुकलेट में पहले ऑडियो सुन के आंसर्स लिखते गए थे उसके बाद में आपको आंसर्स को फेयर शीट पे ट्रांसफर करना है. वो फेयर शीट कैसी होती है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि फेयर शीट कैसी होती है एंड उस आंसर शीट में आपको 10 मिनट्स मिलेंगे और सारे के सारे आपने आंसर्स उस फेयर आंसर शीट में ट्रांसफर करने. तो ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अ लिटिल इन मोर डिटेल्स कि आपको क्या क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर IELTS लिसनिंग टेस्ट. सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैं कहूँगी प्रैक्टिस यूजिंग द आंसर शीट. जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप घर पे एग्जाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं या कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लिसनिंग करने के बाद में आप जो आंसर्स हैं वो ज़रूर फेयर आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करके देखिए. इसका फ़ायदा क्या है कि आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि आपको कितना लॉन्ग लिखना है, कैसे लिखना है, आपका जो राइटिंग है क्या वो शीट में पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप बाहर तो नहीं जा रहे, यू नॉट मेकिंग इट डर्टी. सो ऑल दोज थिंग्स बेसिकली इट विल कम टू योर माइंड कि आपने जब आंसर्स लिखने हैं फेयर शीट पे तो वो किस तरह से लिखना है, ताकि वहाँ जाके सडनली आप उसको फर्स्ट टाइम शीट को देख रहे हो और फर्स्ट टाइम लिख रहे हो उसके ऊपर, तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा फॉन्ट का आइडिया नहीं होता, हम लाइंस जो वहाँ पे दे रखी हैं उससे बाहर चले जाएं. तो उसके लिए ट्राई कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले भी तो आप वो आंसर शीट को यूज करके ही प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. ओके, दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे वो ये कि आपको कभी भी जो ऑडियो चल रही है ना वो 2 बार नहीं सुनाई देगी. इट इज गोइंग टू बी ओनली वंस. तो यू हैव टू बी वेरी कंसंट्रेटिव. मतलब
इधर उधर क्या हो रहा है आपका ध्यान उधर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ओनली एंड ओनली आपका ध्यान होना चाहिए कि आपके जो हेडफोन्स लगे हैं, यू शुड वेरी केयरफुली लिसन टू दैट कि वो बोल क्या रहे हैं, ताकि आप ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर करो, दैट्स इट. अगर कुछ छूट जाता है तो डू नॉट पैनिक. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक आंसर छूट गया, दे स्टार्ट पैनिकिंग एंड फटाफट पेजेस आगे पीछे करके, क्वेश्चंस आगे पीछे करके देखने लग जाएंगे कि कहाँ पे पहुंचे, क्या है क्या नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. इट्स ओके अगर एक आधा कोई छूट गया तो लेट इट बी, बट स्टिल पे अटेंशन टू द फर्दर ऑडियो, ताकि आपके आगे वाले क्वेश्चंस भी नहीं छूटे. तो वो बहुत जरूरी है. तो पेस को कैच करना एंड कंसंट्रेशन बना के रखना थ्रू आउट योर लिसनिंग टेस्ट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें ऑडियो सिर्फ एक ही बार सुनाई देगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने एग्जाम में फॉलो करनी है वो है यूज पेंसिल. आपको पेन का ऑप्शन नहीं है तो पेंसिल ही यूज करनी है. तो प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तभी भी आप पेन से नहीं लिखो, पेंसिल से ही लिखो. जहां पर गलती हो जाती है, आप गलती से कुछ आपने गलत लिख दिया, तो एटलीस्ट इरेज इट वेल एंड देन रीराइट द आंसर. मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा कि वो रब नहीं करते हैं ढंग से, और वो इम्प्रिंट जो उन्होंने पहले गलत आंसर लिखा या गलत जो किया है, वो इम्प्रिंट उस पेपर पे रह जाता है. एंड आप बिना अच्छे से इरेज किए अगर लिख रहे हो दोबारा से आंसर को, तो वो नीचे इम्प्रिंट जो है वो क्लियर नहीं दिखने देगा आपके आंसर को. तो जब आप अगर बाय चांस आपने कुछ गलत कर दिया, इरेजर से अच्छे से इरेज करो एंड फिर दोबारा से लिखो. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट थिंग जो आपने याद रखनी है, आपको कितने स्कोर्स चाहिए. स्कोर कैलकुलेटर वो बहुत आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए. तो मैं यहाँ कहीं अटैच कर दूंगी एक पिक्चर जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा नंबर्स का कि कितने स्कोर्स पे कितने बैंड्स हैं. तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए. जो स्टूडेंट 6 बैंड्स के टारगेट रखते हैं तो उनको कम से कम लिसनिंग में 23 स्कोर्स चाहिए. 23 to 25 जो है वो 6, एंड 26 to 29 इज इक्वल टू 6.5, 30 इज इक्वल टू 7. तो इस तरह से जो स्कोर लिस्ट है, स्कोर कंपैरिजन है, वो मैं शेयर कर दूंगी. प्लीज हैव अ लुक एट दैट एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग कि आपका टारगेट स्कोर जो है, मानो आपने आपका टारगेट स्कोर है 7 का, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में मेक श्योर कि आप कम से कम उसको 8 का टारगेट मान के प्रैक्टिस कीजिए. ट्राई प्रैक्टिसिंग फॉर 1+ बैंड स्कोर, ताकि ऐसा नहीं हो मैंने 6 चाहिए मुझे, मैं तो सिर्फ 23 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करूंगा कि उतने ही ठीक आ जाए. योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 30+, है ना, अगर आपको जो 6 का बैंड स्कोर अचीव करना है. तो ऑलवेज कीप योर टारगेट्स हायर. ठीक है, स्कोर कैलकुलेटर वो मैं साइड में दे दूंगी, यू कैन हैव अ लुक एट दैट. ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है when you give your IELTS exam, वो है आपके capital letters and lower case letters. I mean capital letters and small letters, जिसको आप upper case and lower case कहते हैं, वो भी बहुत important है. जब भी आप आंसर्स ट्रांसफर कर रहे हो फेयर आंसर शीट पे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप आंसर्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रांसफर करें. ठीक है, आप मैं सजेस्ट करूंगी, वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहें तो आप नॉर्मली जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही आप लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप सारा कुछ ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि सब कुछ कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं. एंड दैट इज अ आई वुड से राइट अप्रोच. कई बार क्या होता है कि see the rule of grammar says every sentence is going to start with a capital letter, right, and then it will go in a flow. Wherever required, where there is a proper noun, कहीं पे जहाँ proper noun है वहाँ पे आप capital जो initial letter है उसका वो capital use करते हो. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. लेकिन अगर आप इन चीज़ों में कंफ्यूज हो और आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में जब आप करें तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि आपके अननेसेसरीली स्कोर्स ना चले जाए, तो आई वुड सजेस्ट आप ब्लॉक लेटर्स में ही अपने आंसर्स को लिखें. ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर. क्या होता है कि हर क्वेश्चन में ऊपर इंस्ट्रक्शंस में मेंशन होता है कि जो आपका आंसर है वो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए. दैट मीन्स द लिमिट ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड. तो हर क्वेश्चन के ऊपर आपके लिखा होता है बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस में कि वहाँ पर कितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, राइट. तो अगर वहाँ लिखा है नो मोर देन 1 वर्ड, तो दैट मीन्स कि उस क्वेश्चन में जो भी आपके आंसर्स हैं वो 1 वर्ड में ही आएंगे.
अगर वहाँ लिखा है वन वर्ड एंड और अ नंबर, तो दैट मीन्स कि आपका आंसर वन वर्ड और साथ में एक नंबर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 7 cities, तो 7 न्यूमेरिक में एंड सिटीज अल्फाबेटिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो दैट इज ओके. अगर आप जो आपका 7 भी न्यूमेरिक अल्फाबेटिक में लिख दोगे और सिटीज भी अल्फाबेटिक में, तो वो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो 2 वर्ड्स हो गए. तो उसने इंस्ट्रक्शन में कहा वन वर्ड एंड और अ नंबर, या तो एक वर्ड ही आएगा या तो एक नंबर ही आएगा या फिर इनका कॉम्बिनेशन आ सकता है, राइट. इसी तरह कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो दैट मीन्स आपके सिर्फ 3 वर्ड्स का ही आंसर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िए, कितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो जरूर देखिए एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखो. एवरी वर्ड एंड एवरी नंबर इज काउंटेड, चाहे वो बहुत छोटा वर्ड लाइक जस्ट अ ही क्यों नहीं है, तो अ भी एक वर्ड काउंट होगा. सो रिमेंबर दैट एंड डू नॉट इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस. अदरवाइज आपने आंसर सही लिखा लेकिन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करके सिर्फ अ जो है एक्स्ट्रा लगा दिया, तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो. Moving ahead now, next thing I would like to share is the use of prepositions. बहुत important है. Prepositions क्या हैं? इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी, एक पूरा सेशन हम prepositions पे कर लेंगे. लेकिन prepositions नाम से बता रहा है preposition means कि वो words जो किसी चीज की डायरेक्शन, प्लेस, उसकी लोकेशन को बताने के लिए यूज होते हैं. जैसे in, मैं कहाँ बैठी हूँ, आई एम सिटिंग इन द कैबिन, राइट, कैबिन के अंदर. मैं कहाँ बैठी हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. सो ये छोटे छोटे प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड जब भी आपको प्रेपोजिशंस आते हैं सो मेक श्योर कि आप उन प्रेपोजिशंस पे ध्यान दें, क्योंकि प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल उसने कहा आई विल वेट फॉर यू एट द डैश, तो एट अगर आ गया तो मतलब कि जगह का नाम आएगा. अगर उसने बोला कि आई विल वेट फॉर यू इन, तो इन मतलब कहाँ, किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर, किसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, राइट. तो वो उसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो कोशिश करो कि प्रेपोजिशंस को ध्यान रखो. इन, ऑन, एट, ऑन, अपॉन, अंडर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा इससे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ या किस चीज़ पे मुझे ऑडियो में ध्यान देना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखें. आगे बढ़ते हैं. स्पेलिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर तो आपको पता लग गया जी, सिटीज है, लेकिन आपने स्पेलिंग लिख दी CITYS, तो स्टिल योर आंसर इज रॉन्ग. सो 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, राइट. एंड बिकॉज वो 1 मार्क आपको तभी मिलने वाला है जब वो कंप्लीटली आपका आंसर करेक्ट हो. आई मीन उसकी स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए. सो स्पेलिंग्स पे प्लीज वर्क ऑन. अगर आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन. सो वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज क्वेश्चन टाइप्स. किस किस तरह के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो पहले हमें क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस. आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मल्टीपल चॉइस होता है. आपको क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शंस हैं, ऑडियो चलेगी, आपने ऑडियो सुननी है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आउट ऑफ दीज करेक्ट है आपको मार्क करना है. तो दैट्स द टाइप. देन वी हैव मैप कंप्लीशन. तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक मैप आ जाता है एंड हमें वो मैप को देखना है कि कौन कौन सी स्पेसेस वहाँ पे अनफिल्ड हैं या कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, जो आप ऑडियो में सुन के उसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म कंप्लीशन. तो वी हैव फॉर्म कंप्लीशन वेयर वी हैव फ्यू डिटेल्स जो हमने भरनी है. देन वी हैव नोट कंप्लीशन, या जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कह देते हैं, जहां हमें एक सेंटेंस है, नोट दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और बीच में ब्लैंक है एंड वी हैव टू फिल दैट ब्लैंक. वी आल्सो हैव मैच द फॉलोइंग्स, जहां पे आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे एंड आपने उन ऑप्शंस को राइट प्लेस पे या राइट लोकेशन पे मैच करना है. ठीक
ठीक है। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हर तरह के क्वेश्चन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है लिसनिंग का, कि किस तरह का क्वेश्चन कैसे आता है एंड हम उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि हर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बट देन यस, दिस इज जस्ट अ ब्रीफिंग कि इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑडियो में बहुत सारी बातें हो रही होंगी, बहुत सारी कन्वर्सेशन हो रही होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही गुड लिसनर या बहुत ही गुड अंडरस्टैंडर होना है कि आपको सब कुछ समझ आए, आपकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट हो कि आपको एक वर्ड भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो समझना है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिकली जो सुनना है वो है कि आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर मेरा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि ही इज प्लानिंग या रॉबर्ट इज प्लानिंग टू हैव हॉलीडेज इन डैश नेक्स्ट समर्स, तो वो डैश में क्या आना चाहिए? रॉबर्ट इज प्लानिंग टू हैव हॉलीडेज इन मतलब वो जगह का नाम होना चाहिए, कहाँ पर, कहाँ जाने की सोच रहा है वो नेक्स्ट हॉलीडेज में, है ना। मे बी आंसर है पेरिस, ठीक है। तो आपने सब कुछ नहीं सुनना या सारी कन्वर्सेशन। हो सकता है रॉबर्ट बता रहा हो कि मुझे कौन कौन सी जगहें घूमना अच्छा लगता है, मैं पहले कहाँ कहाँ पर घूमने गया हूँ, मेरे साथ मेरे और फ्रेंड्स भी गए थे, मेरी फैमिली भी गई थी। तो वो सारी चीज़ें आपको सुनने, बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ ये ध्यान से सुनना, नेक्स्ट समर्स वो कहाँ जाने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आपको सब कुछ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो तो इतना सारा इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हमें सब कुछ समझना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि और टारगेट रखना है कि क्वेश्चन जो पूछा आपको बस उतना समझ आए, और आप वो ही चीज़ को ध्यान से ऑडियो में सुनो और वेट करो कि उस चीज़ का आंसर वो क्या बोल रहा है और कब। तो ये छोटी सी चीज जो है आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अच्छा, अगली चीज जो हमें करना है, प्रेपरेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर सेक्शन में क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस ऑडियो चलेगी और क्वेश्चन लिखे हुए आ गए सामने और बस सडनली आपने उनको आंसर करना है। नहीं, पहले आपको हर क्वेश्चन की ऑडियो प्ले होने से पहले आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा टू रीड क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो टाइम आपको क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, यूजुअली आपको 60 सेकेंड्स, 30 to 60 सेकेंड्स का टाइम मिलता है टू रीड द क्वेश्चंस। अब आपने कोशिश यही रखनी है कि जो टाइम आपको मिला उस टाइम में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो। आपके पास जो पेंसिल है उसको यूज करो एज एन कि जो क्वेश्चन है उसके जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, जो आपको याद रखनी है, आप उनको अंडरलाइन करो, राइट, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। कीवर्ड्स अंडरलाइंड हैं तो जब ऑडियो चल रही है और वो कीवर्ड्स बोल रहा है तो आप सडनली अटेंटिव हो जाओ, हाँ जी अब मेरा आंसर आने वाला है, तो उसको ध्यान से सुनो एंड आंसर को मार्क करो, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है व्हेन यू हैव योर एग्जाम और व्हेन यू आर डूइंग योर टेस्ट इज कि आंसर्स आर वेरी क्विक। ऐसा होता है कई बार कि एक आंसर आया, साथ में ही दूसरी लाइन में उसने दूसरा आंसर बोल दिया। तो प्लीज मेक दिस वेरी वेरी श्योर एंड वेरी वेरी क्लियर कि जब आप आंसर्स को देख रहे हो या आंसर्स ढूंढ रहे हो या आंसर्स के लिए सुन रहे हो, तो बहुत ध्यान रखो कि आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ बैक टू बैक आ सकते हैं। तो कोशिश रखो कि आप ध्यान से सुनते रहो। एक आंसर मिल गया, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो चाहे, या जल्दी से उसको बस लिख के और फिर आगे वाले क्वेश्चन के लिए अटेंटिव हो जाओ, वहीं पे बैठे नहीं रहो, ठीक है। तो बी वेरी वेरी क्विक एंड गो विद द फ्लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, next thing which you have to keep in mind is that your eyes should be always on the next question. ऐसा नहीं कि मैंने एक आंसर कर लिया और अभी मैं उसी पे ही बैठी हूँ। मेरा हमेशा जो नजरें हैं, अगर मैंने एक आंसर मिल गया मुझे, उसका आंसर मैं अगर लिख रही हूँ तो हाथ आपका आंसर लिख रहा है, लेकिन आपकी आंखें जो हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके ब्रेन जो है वो अपने आप हर चीज को एनालाइज करता चला जाए और आपको पता चलता चला जाए ओके आंखें मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुझे पता है कि मेरा ब्रेन अटेंटिव है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी,
राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कई बार ऐसा भी होता है, एक तो मैंने कहा कि बैक टू बैक आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कई बार ऐसा भी होता है कि दो आंसर्स के बीच में बहुत ही लॉन्ग गैप होता है। मतलब एक आंसर उसने बोल दिया, उसके बाद वो कोई और ही बातें करने लग गया काफी ज्यादा लंबे टाइम तक, मे बी अराउंड 60 सेकेंड्स तक भी हो सकता है, यानी 1 मिनट तक भी हो सकता है कि वो कोई और बातें कर रहा है। एंड फिर हम पैनिक हो जाते हैं, अरे इसने तो इतनी सारी बातें बोल दी, तो इसका मतलब मेरा अगला आंसर भी छूट गया है कहीं। तो ऐसा नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़ के रखो, जब तक वो उस क्वेश्चन के कीवर्ड पे नहीं पहुंचता, दैट मीन्स कि अभी वो कोई और बातें कर रहा है, यू डोंट हैव टू पैनिक, आपका आंसर अभी निकला नहीं है। सो स्टे काम एंड always keep your eyes on the question and listen to the keywords very carefully to follow the flow of the question. So that's very important. All right, okay, आगे बढ़ते हैं with the common traps. अब ये क्या होते हैं? कॉमन ट्रैप्स क्या होते हैं कि वो जानबूझकर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, ठीक है? वो जानबूझकर आपको इस तरह की चीजें बोलता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। वो देखना चाहता है कि आप कितनी चीज को समझ सकते हो, आपको आपका अंडरस्टैंडिंग पावर कितना अच्छा है एंड आपका कंसंट्रेशन पावर कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो बोलेगा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर वो किसी को बता रहा है तो वो बोलेगा माई नंबर इज 30456947. Oh, I'm so sorry. I have just changed my number last week. So please write the new one. It is 6532304991. तो इस तरह से वो पहले बोलता है मेरा नंबर ये है, वो कहता है नहीं, ये मैंने जस्ट अभी पिछले हफ्ते अपना नंबर चेंज किया, तो मेरा न्यू नंबर ये है। तो कोशिश रखो कि आप इन कॉमन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर सको। कई बार ये ज्यादातर नंबर्स वगैरह में रहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको बोल दे ओके व्हाट्स द टाइम यू विल बी कमिंग टुमारो, तो वो आंसर करे, दूसरा पर्सन आंसर करेगा आई विल बी कमिंग एट 4:45. No, wait, I think I won't be free at 4:45 because I have an important meeting at 4:30 and I think that the meeting will not end by then. So I think we should meet by 5. Will that be okay? So इस तरह से उसने पहले बोला कि 4:45 पे, फिर वो कहते नहीं 4:30 मेरी मीटिंग है, तो हो सकता है मेरी मीटिंग तब तक खत्म ना हो, तो हम 5 बजे मिलें। तो उसने अब उसमें यहाँ 3 टाइम बोल दिए, बट मिलने का टाइम जो है वो क्या है? इट इज 5. तो आप ध्यान से सुने, क्वेश्चन समझें एंड फिर आंसर को मार्क करें। ये छोटे छोटे कॉमन ट्रैप्स हैं जो वो आपको देगा। सो नेक्स्ट थिंग व्हिच इज very important and very helpful during your listening test is the answers are mostly repeated. कई बार हमें confusion होता है कि इसका आंसर ये है या नहीं, तो keep on listening further. बहुत बार ऐसा होता है कि जो लिसनिंग में आपके आंसर्स हैं वो एक से ज़्यादा बार रिपीट करे जाते हैं या उन पे ज़्यादा फोकस डाला जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस डाल के उन वर्ड्स को बोला जाता है जो आपके आंसर्स हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर आप बनाएंगे एंड जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेटिवली सुने एंड ध्यान दें कि कौन से वर्ड्स फोकस्ड हैं, और फिर अगर आप चेक करेंगे तो 90% वो फोकस्ड वर्ड्स ही आपके आंसर्स होते हैं, या फिर जो आंसर्स हैं वो बहुत बार रिपीटेड होते हैं। जैसे अगर उसने एक आंसर बोला कैनबरी स्टोर, राइट, तो वो बार बार एक से ज्यादा बार इस चीज को बोलेगा। ओके, सो इन द कैनबरी स्टोर वी हैव सो मेनी अदर फैसिलिटीज आल्सो, हैव यू एवर विजिटेड द कैनबरी स्टोर? तो आंसर अगर कैनबरी स्टोर है तो वो कैनबरी स्टोर एक से ज्यादा बार बोल देता है आंसर्स में, ऑडियो में, राइट? तो वो थोड़ा सा फोकस करा करो, एंड जो वर्ड्स कई बार ज्यादा स्ट्रेस डाल के बोले जाते हैं वो मैक्सिमम टाइम आंसर्स होते हैं, ठीक है? तो उनको थोड़ा सा पिकअप करना सीख लो एंड इट विल बी रियली इजी गेम फॉर यू। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जाम में, आपके लिसनिंग में, वो है लिसनिंग फॉर प्लूरल्स। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मैंने आंसर तो यही लिखा था पर वो गलत हो गया। वो गलत इसलिए हो गया बच्चा बिकॉज आपने उस आंसर के पीछे एस या ई एस की रिक्वायरमेंट थी, वो आंसर प्लूरल में था एंड आपने प्लूरल नहीं लिखा।
तो अगर आंसर सिटीज़ है तो CITIES सिटीज़ ही आंसर होगा। आपने CITY सिटी लिख दिया तो द आंसर वोंट बी एक्सेप्टेबल। तो बड़ा ध्यान से कंसंट्रेटिवली सुनो कि आंसर सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही लिखना है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लिखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बड़ा हेल्प करती हैं आपको एग्ज़ाम में। ध्यान रखा करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। बहुत सारी आई हैव फ्यू अदर वीडियोज़ एज वेल, उन पर जाकर देखो, प्रैक्टिस करो। वहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी कि हम आंसर्स को कैसे सुनें, कैसे फाइंड आउट करें। तो थोड़ा सा वो देखिए एंड यू वोंट हैव प्रॉब्लम। द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है वो है आपके हेडफोन्स। तो आप जब एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पहले आपके हेडफोन्स में टेस्टिंग कराई जाएगी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ज़रूर अच्छे से टेस्ट करो, देखो आपको सुन रहा है अच्छे से या नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, आप इतना पैसा दे रहे हो एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको वॉल्यूम क्लियर नहीं है या आवाज़ तेज़ नहीं है या कम है या कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, एक साइड हेडफोन्स में आवाज़ आ रही है, लेफ़्ट साइड आ रही है, राइट नहीं आ रही है, राइट आ रही है, लेफ़्ट नहीं आ रही है, डू रेज योर हैंड, स्टैंड अप एंड टेल देम योर प्रॉब्लम. They will replace your headphones and then you are good to go for your test. ऐसा नहीं करना कि ओके चलो सुन तो रहा है, कर ले स्टार्ट. You are paying for it, so don't compromise. Right? So I think that's it. And the last tip is concentration, of course. Stay focused, stay concentrated, and there is no such question जो बहुत difficult होता है. Different accents use होते हैं, बस ये याद रखना कि एक ही एक्सेंट नहीं होगा, अलग अलग अमेरिकन एक्सेंट हो सकता है, ब्रिटिश एक्सेंट हो सकता है, कोई कनेडियन हो सकता है, कोई यूरोपियन हो सकता है. इट कैन बी एनी एक्सेंट. ठीक है, आपने जो ध्यान देना है वो है कि आप उस एक्सेंट को थोड़ा सा ग्रैब करके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स को फैच आउट कर सको. एंड दैट्स इट. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जो ऑलरेडी तैयार हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, गो एंड हिट द नेल एंड गेट गुड स्कोर्स इन योर एग्ज़ाम. जो स्टूडेंट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ के थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं. कुछ और वीडियोज़ हैं जिन वो पूरी वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हैं. उसमें इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि रीडिंग कैसे होता है, राइटिंग कैसे होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग कैसे होता है. लेकिन उसके अलावा कोई जो स्टूडेंट्स पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, वी आर अवेलेबल फॉर दैट एज वेल. लेकिन पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग्स के लिए ऑफलाइन हम आपको मिलेंगे गुरुकुल इंटरनेशनल में, विच इज़ इन फेस 3B2 मोहाली, पंजाब. एंड अगर आप ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं पे भी हैं इन द वर्ल्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स and we'll be there. We'll be setting up the time flexibility with you guys and वहाँ पर आप online sessions भी कर सकते हैं. So that's it for this video. I think already ये video काफ़ी लंबी हो चुकी because बहुत सारी चीज़ें थी आपको बताने वाली and मैंने try किया है कि मैं वो सारी चीज़ें cover कर लूँ इसमें. रीडिंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियोज़. टिल देन यू ऑल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.